Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. If you have any problem regarding yesterday's topic, you can ask me. No, ma'am, no problem. What about others? ओके, तो कल हमने पढ़ा था, स्टार्ट किया था बांग्लादेश वॉर 1971। कैसे 1970 की शुरुआत में पाकिस्तान जो है उसके अंदर काफ़ी प्रॉब्लम चल रही होती है, इंटरनल क्राइसिस चल रहे होते हैं, जिसमें वहाँ पर इलेक्शन होते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं पार्टी में इमर्ज होती हैं एज अ विनर के तौर पे वेस्ट पाकिस्तान में, और जो अवामी लीग है शेख मुजीब और रहमान के द्वारा जो चलाई जा रही थी, वो ईस्ट पाकिस्तान के अंदर विनर की तरह आती है। और बंगाली पॉपुलेशन जो है ईस्ट पाकिस्तान की, वो प्रोटेस्ट करते हैं क्योंकि उनको ट्रीट किया जा रहा है सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरह। ठीक है, वहाँ के रूलर, ये हमने कल पढ़ा था। आज हम आगे का पढ़ेंगे। अब 1971 के अंदर पाकिस्तानी आर्मी जो है वो अरेस्ट करती है शेख मुजीब को। ठीक है, और जो ईस्ट पाकिस्तान के अंदर आतंक का शासन चल रहा होता है उसको बंद करती है। ठीक है, इसी के दौरान क्या होता है, वहाँ पर रिस्पॉन्स में जो लोग बाग वहाँ पर स्ट्रगल कर रहे थे, वो नारे लगाने लगते हैं। एक तरीके से वो उम्मीद करने लगते हैं कि अब बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश हो जाना चाहिए। ठीक है, उसको अलग कर देना चाहिए पाकिस्तान से। आज़ादी चाहते हैं वो बांग्लादेश की। जो बंगाली लोग वहाँ पर रह रहे थे ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, वो इस तरह की चीज़ें जो है वहाँ पर उनका संघर्ष शुरू हो जाता है। 1971 के दौरान इंडिया के ऊपर बर्डन आ जाता है करीब 80 लाख रेफ्यूजीज का। ठीक है, वो लोग शरण लेते हैं ईस्ट पाकिस्तान से हट करके। वो अपनी जो नेबरिंग एरियाज हैं, पड़ोस के जो एरियाज हैं इंडिया के, वहाँ पर वो शरण ले लेते हैं। अब क्योंकि इंडिया सपोर्ट कर रहा था इस चीज़ को, तो इंडिया को शरण देनी भी पड़ती है, और उसके साथ साथ जो रेफ्यूजीज हैं, जो शरणार्थी हैं, उन लोगों का रहने खाने पीने की सब व्यवस्था भी देखनी पड़ती है। जबकि इंडिया खुद स्ट्रगल कर रहा था अपनी अपने आप को डेवलप करने के लिए। अब इसको लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। Instead, in early 1970, the Pakistani army arrested Sheikh Mujib and unleashed a reign of terror on the people of East Pakistan. 1971 की शुरुआत में पाकिस्तानी आर्मी जो है अरेस्ट करती है शेख मुजीब को, और वहाँ पर जो आतंक का शासन चल रहा है ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, उसको हटाती है। इन response to this, the people started a struggle to liberate Bangladesh from Pakistan. इसी के रिस्पॉन्स में लोग बाग जो है वो अपना संघर्ष शुरू करने लग जाते हैं कि उनको बांग्लादेश की आज़ादी चाहिए, अलग चाहते हैं वो, कि बांग्लादेश को अलग कर दिया जाए पाकिस्तान से। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि पाकिस्तान जो है वो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान की तरह डिवाइडेड था, तो यहाँ पर जो ईस्ट पाकिस्तान है उसको बांग्लादेश के रूप में अब जाना जाता है, और इसी की आज़ादी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। Throughout 1971, India had to bear the burden of about 80 lakh refugees who fled East Pakistan and took shelter in the neighboring areas in India. 1971 पूरे साल जो है यहाँ पर इंडिया को किस चीज़ का बर्डन उठाना पड़ रहा है? करीब 80 लाख रेफ्यूजीज जो हैं उनका बर्डन उठाना पड़ रहा है, जो आए हैं कहाँ से? ईस्ट पाकिस्तान से, और उन्होंने शरण ली है इंडिया के नेबरिंग एरियाज में। इंडिया एक्सटेंडेड मॉरल एंड मटेरियल सपोर्ट टू द फ्रीडम स्ट्रगल इन बांग्लादेश। अब इंडिया जो है मटेरियल सपोर्ट के साथ साथ मॉरल सपोर्ट भी कर रहा था, जो यहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था बांग्लादेश को आज़ाद करने का, उसमें। यानी कि आप उनको रहने खाने पीने की सुविधा तो कर ही रहे हैं, साथ साथ उनको मॉरली भी सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान अक्यूज्ड इंडिया ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी टू ब्रेक इट अप। और पाकिस्तान जो है इस चीज़ को देखते हुए क्या अपनी प्रतिक्रिया देता है, वो कहता है कि इंडिया जो है ये षड्यंत्र रच रहा है एक तरीके से। सो अगर आपको प्रॉब्लम है तभी आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे, अदरवाइज प्लीज म्यूट योर सेल्फ। थैंक यू। तो ये हमारा फर्स्ट पैरा था। अब नेक्स्ट पैरा में हमें ये बता पड़ेगा कि कैसे पाकिस्तान के सपोर्ट में यूएस और चाइना आ जाते हैं उस समय, और ये इनकी घनिष्ठ
दोस्ता मतलब मित्रता बहुत ज़्यादा अच्छे से बढ़ने लगेगी, दोस्ती बहुत बढ़ने लगेगी, क्योंकि ये सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान को। और ऑब्वियसली बात है, जब ये पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं तो ये इंडिया को तो सपोर्ट कर नहीं रहे होंगे बिल्कुल भी। और यहाँ पर एक इनके एडवाइज़र हैं यूएस प्रेसिडेंट के, हेनरी किसिंगर। ये यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन जो है उनके एडवाइज़र थे। ये एक सीक्रेट विजिट पे आते हैं, जो ये चाइना से होकर के पाकिस्तान जाते हैं जुलाई 1971 के अंदर ही, जब वहाँ पे बांग्लादेश का एक स्ट्रगल चल रहा था, फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था तब। और ये आते हैं यूएस पाकिस्तान चाइना का चेक करने की किस तरीके से ये इंडिया के खिलाफ, मतलब इंडिया को कैसे ये एक तरीके से कर सकते हैं, घेर सकते हैं, या उसके खिलाफ कोई अपनी चाल चल सकते हैं एक तरीके से। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए ये आपस में विजिट करते हैं, ठीक है। और उसी साल जो है इंडिया साइन करता है 20 ईयर ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। अब इंडिया को कौन सपोर्ट कर रहा है? सोवियत यूनियन। अगस्त 1971 में ये 20 साल के लिए ट्रीटी साइन होती है जो पीस और फ्रेंडशिप पे बेस्ड है। और यहाँ पर ये अश्योरेंस दे रहे हैं सोवियत यूनियन वाले कि अगर इंडिया पे कोई और अटैक करती है कंट्री, तो सोवियत जो है वो इंडिया का सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पर इंडिया ने भी अपने एक बैकअप प्लान जो है एक तरीके से सेफगार्ड कर लिया था। अब इसको लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। सपोर्ट फॉर पाकिस्तान केम फ्रॉम द यूएस एंड चाइना। पाकिस्तान का ये सपोर्ट कहाँ से आ रहा था? यूएस और चाइना से। द यूएस and China reapproachment that began in the late 1960s resulted in a realignment of forces in Asia. अब यूएस और चाइना का जो ये मित्रता बढ़ रही थी, जो लेट 1960 से शुरू हो गई थी, उससे क्या हुआ? एशिया का रीअलाइनमेंट होने लगा, यानी कि वापस से उसका निर्माण होने लगा। Henry Kissinger, the advisor to the US President Richard Nixon, made a secret visit to China via Pakistan in July in 1971. अब एक एडवाइज़र यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन के एडवाइज़र हैं हेनरी किसिंगर। ये अपनी एक रहस्यमय विजिट करने के लिए आते हैं, ज़्यादा बताते नहीं हैं ये। और ये विजिट करने आते हैं चाइना, और ये पाकिस्तान होते हुए चाइना जाते हैं जुलाई के अंदर। In order to counter the US Pakistan China axis, India signed a 20-year treaty of peace and friendship with the Soviet Union in August 1971. अब यूएस पाकिस्तान चाइना के एक्सेस जो ये चल रहा था, यानी इनकी जो मित्रता बढ़ रही थी और इनके आपसी रिश्ते क्योंकि एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, तो ये खतरे की बात थी इंडिया के लिए। इसलिए इंडिया जो है एक ट्रीटी साइन करता है, 20 साल के लिए ये ट्रीटी साइन हुई थी पीस और फ्रेंडशिप की सोवियत यूनियन के साथ में। ये हुई थी 1971 में। और सीक्रेट विजिट कब हुई थी? वो हुई थी जुलाई में। This treaty assured India of Soviet support if the country faced any attack. अब इस ट्रीटी के अंदर ये अश्योरेंस दी गई थी, ये पक्का किया गया था कि अगर इंडिया के ऊपर कोई दूसरी कंट्री अटैक कर देगी तो सोवियत जो है वो इंडिया को सपोर्ट करेगा। So we basically completed 2 paragraphs today. If you have any problem regarding these 2 para, you can ask me. No, ma'am, no problem. Okay. What about others? Ma'am, no problem. It is clear. Okay. कुछ महीने बाद में क्या होता है? कुछ महीने बाद में क्या होता है? डिप्लोमेटिक टेंशन तो चल ही रही होती है और मिलिट्री भी सब अपनी ठीक कर ही रहे होते हैं, बिल्डअप कर ही रहे होते हैं। तो एक वॉर होता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जो दिसंबर 1971 में होता है। अब आप देख सकते हैं कि इवेंट किस तरीके से हो रहे हैं। जुलाई में यहाँ पे सीक्रेट विजिट कर रहा है एक हेनरी किसिंगर, जो एडवाइजर है यूएस प्रेसिडेंट का। और अगस्त में यहाँ पे ट्रीटी भी साइन हो रही है इंडिया के साथ में सोवियत यूनियन की। और दिसंबर आते आते इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर शुरू हो जाता है। अब वॉर जो होता है वहाँ पर क्या होता है? पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट जो है वो अटैक करते हैं पंजाब और राजस्थान में, यानी कि एयरफोर्स जो है पाकिस्तान की वो अटैक कर रही है पंजाब और राजस्थान के अंदर। और जबकि जो आर्मी है इनकी वो मूव करती है जम्मू कश्मीर के फ्रंट पर। इंडिया जो है वो उसका जवाब देता है एयरफोर्स को इन्वॉल्व करते हुए, नेवी को इन्वॉल्व करते हुए और आर्मी को इन्वॉल्व करते हुए, दोनों ही तरफ से, वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्रंट दोनों ही तरीके से ये मुंह तोड़ जवाब
देता है इंडिया, ठीक है। और वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है उन एरियाज़ की जहाँ पर इन्होंने हमला बोला था, वो इंडियन आर्मी को ही सपोर्ट करती है, और इसीलिए यहाँ पे इनको ईस्ट पाकिस्तान के अंदर काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस मिलती है। 10 दिन के अंदर इंडियन आर्मी जो है वो पूरे ढाका को घेर लेती है, और पाकिस्तानी आर्मी जो है उसको सरेंडर करना पड़ता है। और पाकिस्तानी आर्मी की उस समय क्या वो थी, कितने लोग थे, 90,000 जो लोग थे, मतलब इनके जो सोल्जर्स थे उनको सरेंडर करना पड़ा। 90,000 लोगों को सरेंडर करना पड़ा इंडिया के सामने। और बांग्लादेश जो है वो एक फ्री कंट्री हो जाता है। इंडिया डिक्लेयर कर देता है यूनिलेटरल सीज फायर, ठीक है, कि अब कोई किसी की तरफ वो नहीं करेगा। और एक शिमला अग्रीमेंट जो है साइन होता है इंदिरा गांधी और जुल्फिकर अली भुट्टो के बीच में 3 जुलाई 1972 को, जिसमें ये पूरी तरीके से वो कर देते हैं कि अब ये शांति की तरफ वापस बढ़ चले हैं। अब वापस हम इसको लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। After months of diplomatic tension and military buildup, a full-scale war between India and Pakistan broke out in December 1971. एक टेंशन और मिलिट्री जो है शुरू हो जाती है, एक वॉर शुरू हो जाती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, क्योंकि दोनों की मिलिट्री जो है वो काफ़ी डेवलप कर चुकी थी इस समय तक। Pakistani aircrafts attacked Punjab and Rajasthan while the army moved on the Jammu and Kashmir front. इनकी एयरफोर्स जो है वो पंजाब और राजस्थान पर अटैक कर रही है, और आर्मी जो है वो जम्मू कश्मीर से अटैक कर रही है। India retaliated with an attack involving the Air Force, Navy and the Army on both the Western and Eastern front. इंडिया जो है वो इसका जवाब देता है जब सब तरीके से, यानी वो अपनी एयरफोर्स, नेवी और आर्मी दोनों को, मतलब तीनों को इन्वॉल्व कर लेता है, और वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्रंट यानी वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान दोनों तरफ से वो अटैक कर देता है। Welcomed and supported by the local population, the Indian Army made rapid progress in eastern Pakistan. अब क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन जो है, लोकल पॉपुलेशन, वो खुद ईस्टर्न पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो खुद परेशान थी वहाँ की जो लोग थे, वहाँ का जो हुकूमत चल रही थी उससे, इसीलिए वो लोग आर्मी का सपोर्ट करते हैं। और आर्मी का सपोर्ट अगर वहाँ के लोकल लोग करेंगे तो आपको पता ही कितना आसान हो जाएगा आर्मी के लिए, तो वो उनको काफ़ी प्रोग्रेस मिलती है उस चीज़ में, यानी वो जो अटैक कर रहे हैं, जो अटैक का जवाब दे रहे हैं, उसमें उनको काफ़ी मदद मिलती है। Within 10 days, the Indian army had surrounded Dhaka from three sides, and the Pakistani army of about 90,000 had to surrender. 10 दिन के अंदर ही इंडियन आर्मी ढाका को तीन तरफ से घेर लेती है, और पाकिस्तानी आर्मी जिसके 90,000 वहाँ पे सोल्जर्स थे उनको सरेंडर करना पड़ता है। With Bangladesh as a free country, India declared a unilateral ceasefire. अब बांग्लादेश जो है वो क्या होती है, एक फ्री कंट्री की तरह आइडेंटिफाई हो जाती है, मतलब उनको आज़ादी मिल जाती है, और इंडिया एक यूनिलेटरल सीज फायर जो है वो डिक्लेयर कर देता है कि अब एक तरफा सीज फायर जो है वो भी नहीं होगा। Later, signing of the Shimla Agreement between Indira Gandhi and Zulfikar Ali Bhutto on 3rd July 1972 formalized the return of peace. अब एक शिमला अग्रीमेंट साइन होता है इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो, जो कि वहाँ की विनर थी, उनके बीच में 3 जुलाई 1972, यानी साल बदल चुका है, ठीक है। और यहाँ पर सब शांति की तरफ लौट जाते हैं। A decisive victory in the war led to national jubilation. अब क्या होता है, ये एक जो इनको जीत मिली होती है उससे ये इनकी देश की जो एकता है वो बढ़ती है, खुशी बढ़ती है, और लोग बाग जो है इस मोमेंट को एक इंडिया के जो लोग हैं वो एक ग्लोरी का मोमेंट की तरह देखते हैं। और क्योंकि इंडिया की जो मिलिट्री पावर्स है वो भी काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी होती है। इस चीज़ के बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। इंदिरा गांधी जो है उस समय प्राइम मिनिस्टर थी, और उन्होंने लोकसभा इलेक्शन जीत लिया था 1971 का, और उनकी पर्सनल पॉपुलैरिटी जो थी उसके कारण 1970 वॉर जो है वो उसके बाद में उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ गई थी, और असेंबली इलेक्शन होने थे वॉर के बाद में, जहाँ पर अधिकतर स्टेट्स जो है वो कांग्रेस पार्टी वहाँ पर जीत गई थी, ठीक है। अब इसको भी लाइन टू लाइन पढ़ लेते हैं। A decisive victory in the war led to the national jubilation. एक ये जो जीत मिली थी इससे पूरे देश में यहाँ पर एक उत्साह का माहौल था। Most people in India saw this as a moment of glory and a clear sign of India's growing military prowess. अब क्या था, अब ये जो मोमेंट था उसमें लोग बाग समझ पा रहे थे, वहाँ के इंडिया के लोग काफ़ी उनको गौरवान्वित फील हो रहा था, यानी वो काफ़ी प्राइड फील कर रहे थे, काफ़ी प्राउड थे वो कि हमारे यहाँ की जो मिलिट्री है
वो भी काफ़ी इम्प्रूव्ड है और हम वॉर जीत गए हैं. As you would read in the next chapter, Indira Gandhi was the prime minister at this time. आप next chapter में पढ़ेंगे कि इंदिरा गांधी जो है इस समय prime minister थी. She had already won the लोक सभा election 1971 और उन्होंने already जीत लिया था लोकसभा का election 1971 में. Her personal popularity soared further after the 1971 war और उनकी popularity जो है वो बढ़ गई थी 1971 के war के बाद में. After the war, assembly elections in most states took place, bringing large majorities for the Congress party in many states. अब क्योंकि war के बाद में जब अब आपको जैसे पता ही होगा, एक एग्जांपल आप आज के उससे कंपेयर कर सकते हैं. जब यहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था मोदी जी के अंडर, उनकी जब वो प्राइम मिनिस्टर थे फर्स्ट टाइम, उसके अंडर ये चीज़ हुई थी, तो उनको नेक्स्ट इलेक्शन में भी जीत मिली है जैसे आपको पता ही है. और वो उन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए हैं, वो तो है ही. लेकिन एक अगर आप देश को सेफगार्ड करने के लिए कोई चीज़ करते हैं, कोई आप एक्शन ले रहे हैं जिससे आपके देश की वाहवाही हो रही है और आपका देश को एक अच्छा स्टैंड मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग स्टैंड मिल रहा है, तो नेक्स्ट इलेक्शन में आपकी जीत के चांसेस बढ़ जाते हैं. वैसा ही यहाँ पे भी हुआ था जब इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई और इंडिया जीत गया और पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ा, वो भी इतने बड़े अमाउंट के सोल्जर्स के साथ में. तब उन जो उस समय की प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उनकी काफ़ी पॉपुलैरिटी बढ़ी और वो इलेक्शन जीती हुई थी पहले से. और आने वाले जो कई स्टेट्स में असेंबली इलेक्शन होने थे उनमें भी उनको काफ़ी अच्छा स्टैंड मिला. इंडिया के बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज थे डेवलपमेंट प्लानिंग के अंदर शुरुआत में, और उसकी काफ़ी पड़ोसी देशों से कन्फ्लिक्ट्स भी हुए हैं 5 ईयर प्लान जो था उसके दौरान. और काफ़ी कम रिसोर्सेज के कारण जो है डिफेंस सेक्टर स्पेशली 1962 के अंदर बहुत ही दिक्कतें आई थी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन में. डिपार्टमेंट जो था डिफेंस प्रोडक्शन का, वो इस्टेब्लिश हुआ था नवंबर 1962 में. और डिपार्टमेंट जो था डिफेंस सप्लाईज का, वो हुआ था 1965 में. अब ये देखिए आप अपने आप में ही कितनी वियर्ड चीज़ है कि 1962 में इनका डिपार्टमेंट स्टैब्लिश हो गया है और उस डिपार्टमेंट की सप्लाईज का जो डिपार्टमेंट है वो कब शुरू हुआ है, 1965 में. तो जब थर्ड ईयर प्लान आया था 1961 से 66 के बीच में, उस पर काफ़ी असर पड़ा था. और 3 साल के जो एनुअल प्लान्स थे और जो फोर्थ प्लान आना था 5 ईयर प्लान 1969 के अंदर, उस पर भी काफ़ी असर हुआ था इन सारी चीज़ों को. और खर्चा जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा था वॉर्स के ऊपर. अच्छा, अभी तक हमने जो भी पैराग्राफ्स पढ़े हैं इसमें अगर आपको कोई दिक्कत आई है तो अभी आप पूछ सकते हैं. No, ma'am, no problem. Ma'am, all is clear. ओके. तो इस पैरा को कंप्लीट करने के बाद में विल डिस्कस योर प्रोजेक्ट टॉपिक्स. ओके. India with its limited resources had initiated development planning. इंडिया ने अपने limited resources के साथ में ही शुरुआत करी थी development planning की. However, conflicts with neighbors derailed the 5 year plans. लेकिन जो ये conflict हो रहे थे पड़ोसी देशों से, जो इनकी लड़ाइयाँ हो रही थी और ये जो मतभेद हो रहे थे, उसके कारण 5 year plan जो है वो पूरी तरह सही काम नहीं कर पा रहा था. The scarce resources were diverted to the defense sector, especially after 1962, as India had to embark on a military modernization drive. कम resources जो हैं वो कहाँ पर, एक तो वैसे ही बहुत कम रिसोर्सेज, उसके साथ में वो किस तरफ उनका सारा ध्यान चला गया था, डिफेंस सेक्टर. और वो भी स्पेशली कब हुआ था, 1962 के बाद में हुआ था. जब इंडिया जो है वो अपनी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की तरफ इंडिया जो है वो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की तरफ उसको ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा था 1962 के बाद में. इसीलिए उसके ज़्यादा जो सोर्सेज थे, फाइनेंशियल हेल्प जो है वो ज़्यादा उस तरफ इन्वॉल्व करनी पड़ रही थी. जो फंड्स बाकी चीज़ों के लिए, डेवलपमेंट के लिए होने थे, वो उनको डिफेंस डिपार्टमेंट में लगाने पड़ रहे थे. The Department of the Defense Production was established in November 1962. 1962 में नवंबर में वो भी डिपार्टमेंट जो है डिफेंस प्रोडक्शन का वो स्टैब्लिश किया गया था. एंड द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाईज इन नवंबर 1965. और
डिफेंस को क्या सप्लाईज देनी है उसका डिपार्टमेंट नवंबर 1965 में शुरू हुआ था। अब इस दौरान द थर्ड प्लान जो 1961 से 66 यानी 5 ईयर प्लान जो था, तीसरा 5 ईयर प्लान जो था, उस पर काफ़ी असर पड़ा था, was affected and it was followed by 3 annual plans and the fourth plan could be initiated only in 1969। अब इससे क्या हुआ था, बहुत असर पड़ा था इस पर, और जो फोर्थ 5 ईयर प्लान होना था वो 1969 में ही शुरू किया जा सकता था। ठीक है, इंडियाज डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड एनॉर्मसली आफ्टर द वॉर्स, और इंडिया का जो खर्चा था डिफेंस के ऊपर वो बढ़ गया था बहुत ज़्यादा, वॉर्स के ऊपर ज़्यादा खर्चा वो लोग कर रहे थे, क्योंकि जो उनके पड़ोसी देश थे उनके साथ में उनकी काफ़ी वॉर्स हो रहे थे और काफ़ी कन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, इसलिए। अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम आई है तो पूछ सकते हैं। आज हमने ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। No, ma'am, no problem. ओके ओके, प्रॉब्लम नहीं है बच्चों को तो ठीक है। आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So these are your topics, 11 topics. You have 11 topics जिन पे आप projects बना सकते हैं। पहला है partition, theory behind it and its legacy। partition कैसे हुआ था उस पर आप सारी जानकारी दे सकते हैं। फिर state reorganization, क्या हमें अभी अभी भी इसकी ज़रूरत है। इलेक्शन कमीशन, इट्स चेंजिंग रोल एंड इम्पोर्टेंस, किस तरीके से इलेक्शन कमीशन आया, फिर किस तरीके से उसने क्या क्या काम करे, क्या क्या चीज़ें हुई, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, क्या उसका रोल है, सारी चीज़ें लिख सकते हैं। फिर है वन पार्टी डोमिनेंस, कांग्रेस टू बीजेपी पोस्ट 2014, यानी 2014 के बाद में जो अभी हमारा दोबारा हो गया है, वो तो खैर इलेक्शन के हुए हैं, उसके बाद में आप कांग्रेस से बीजेपी कैसे, पहले कांग्रेस जो है वो डोमिनेट कर रही थी शुरुआती सालों में, और फिर कैसे धीरे धीरे वो चीज़ शिफ्ट होते होते बीजेपी का रोल आ गया, किस तरीके से बीजेपी का एक स्टैंड हो गया, इस चीज़ को भी आप, इस पर भी आप अपना टॉपिक लिख सकते हैं। चेंज इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसे चेंज हुई है। इंडियाज रिलेशन विद इट्स नेबर्स, एनी वन कंट्री कैन बी स्टडीड, इंडिया के रिलेशन जो है अपने नेबर से, उसमें आप किसी भी कंट्री को ले सकते हैं, बट आपके पास अच्छा मैटर होना चाहिए, ये ध्यान में रखते हुए लेंगे। आप चाइना ले सकते हैं, पाकिस्तान ले सकते हैं, नेपाल वगैरह ये ले सकते हैं, बट चाइना और पाकिस्तान अगर आप लेंगे तो वो ज़्यादा आपको अच्छे से मैटर मिलेगा और आप अच्छे से अपना टॉपिक जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो बना पाएंगे। देन वी हैव ग्लोबलाइजेशन, इसमें आप पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस पे बना सकते हैं, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस पे बना सकते हैं, कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस पे बना सकते हैं, कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है इंडिया में। देन कांग्रेस डोमिनेंस, आप सिर्फ कांग्रेस के डोमिनेंस पर भी अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं कि कांग्रेस कैसे डोमिनेट कर रही थी शुरुआत के साल में। फिर आप पार्टीशन, जैसे हमने, हमारा फर्स्ट टॉपिक था कि क्या इसकी थ्योरी थी, क्यों हुआ था, क्या इसकी लेगेसी थी, और सिंपली आप एक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन, कि पार्टीशन के बाद में क्या सर्कमस्टेंसेस है, उस पर भी आप एक अपना प्रोजेक्ट। इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस विद चाइना और कर रहा है, उसके अंदर हमने जैसे देखा है कि क्या रिलेशंस रहे चाइना और पाकिस्तान से, कैसे वॉर्स हुए, क्या क्या किस किस ने क्या ट्रीटी साइन करी, क्या सपोर्ट किया, इस चीज़ पर भी आप अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। समझ में आया आप लोगों को? कोई दिक्कत हो तो अभी आप पूछ सकते हैं। यस पायल बोलिए। No, हम ma'am. कोई से भी टॉपिक पे बना सकते हैं ना? हाँ जी बिल्कुल, कोई से भी टॉपिक पे आप बना सकते हैं। कल मैंने आपको जैसा बताया था 20 to 25 पेजेस का आपका प्रोजेक्ट बनेगा, आपको सारी फॉर्मेट बता दिया गया था कल ही। ठीक है, इसमें से कोई सा भी टॉपिक ले सकते हैं, लेकिन आप अपनी समझ के हिसाब से चूज करिए और मुझे बताइए, ठीक है, कि आप क्या बना रहे हैं, कौन से टॉपिक पे बना रहे हैं। उससे क्या होगा, मैं आपको गाइड कर दूंगी कि किस तरीके से आपको ये फ्रेम करना है। और ये याद रखिएगा कि आपके टॉपिक्स जो है रिपीट नहीं होने चाहिए। मैं इन टॉपिक्स को आपके पर्टिकुलर ग्रुप में भी जो है सेंड कर दूंगी, ये अनाउंस करते हुए कि आपको इस पर प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है,
आपको टॉपिक समझ में आ गए? पहले आप ये बताएं सारे बच्चे। मैम लास्ट टॉपिक कैन यू एक्सप्लेन अगेन? ओके, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस विद चाइना एंड पाकिस्तान, ये जो भी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ये उस पर बेस्ड है कि आपको यहाँ पर बताना है कि इंडिया के बाहरी देशों से किस तरह के रिलेशंस रहे हैं, ठीक है, शुरुआत से। ये कुछ मिलता जुलता नेबरिंग जो हमारा 6th टॉपिक है उससे है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक कंट्री का मेंशन करना है। यहाँ पे हमें चाइना और पाकिस्तान दोनों के बारे में बताना है। ओके मैम। इस पे इन सारे टॉपिक्स पे आपको इजीली पिक्चर्स मिल जाएंगी और न्यूज़पेपर कटिंग्स आप मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि हमारे इस चैप्टर के अंदर भी आपने देखा है यहाँ पर न्यूज़पेपर की कटिंग्स भी दी हुई हैं यहाँ पे इस तरीके से 1971 के अंदर। इस तरह की चीज़ों का भी आप इन टॉपिक्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये स्टैम्प्स हुए हैं 1965 के अंदर, ये चीज़ें आप हाईलाइट करके बता सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है जो भी पिक्चर्स आप स्टिक करेंगे या जो भी आप मैप्स स्टिक करेंगे या कोई भी चीज़ अगर आप अलग से स्टिक करते हैं तो उसके नीचे आपको इसका डिस्क्रिप्शन लिखना होगा। Okay ma'am. Okay, so we only have 1 minute left. I'm going to send you a link for your history class. That's all for today. ओके मैम। Okay, students. Thank you ma'am. Welcome. मैम।